भारत के विभाजन का क्या कारण था? क्या इससे बचा जा सकता था? बंटवारा नहीं होता तो वो खून खराबा जिसने 10 लाख से ज़्यादा लोगों की जान ले ली, वो भी नहीं होता। ऐतिहासिक किरदारों और घटनाओं को लेकर हमेशा अटकलें और अनुमान लगाई जाती रही हैं। अंग्रेजी का एक जुमला "व्हाट इफ यू" होता तो क्या होता? क्या 1947 में देश का बंटवारा रोका जा सकता था? पिछले 74 सालों से ये सवाल देश को कचोलता रहा है। आज जब वर्तमान दौर में पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो ये सवाल और भी शिद्दत के साथ चर्चा में है। इसमें चिंगारी देने का काम कुछ राजनेताओं के बयानों ने भी किया, चाहे वो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर का दिया बयान। अगर जिन्ना भारत का प्रधानमंत्री बना होता तो देश का विभाजन नहीं होता, या फिर बिहार के जेडीयू एमएलसी खालिद जनवर द्वारा जिन्ना को बड़ा स्वतंत्रता सेनानी और नेहरू को देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना हो। इस इस तरह की ऐतिहासिक बातें वर्तमान दौर में सबसे ज़्यादा चर्चा में हैं। वैसे तो ये अक्सर कहा जाता है कि गड़े मुर्दा उखाड़ने से किसी का कभी कोई भला नहीं हुआ, लेकिन इसके साथ ही ये भी कथन प्रचलित है कि जो इतिहास से नहीं सीखते वो इसे दोहराने को अभिशप्त होते हैं। क्या देश के विभाजन के लिए गांधी और नेहरू भी उतने ही जिम्मेदार थे जितना कि जिन्ना? पन्नों में वर्षों का इतिहास सिमट जाता है और वर्षों का हिसाब रखने वाली शख्सियतें गजों में दफन हो जाती हैं। हिंदुस्तान के इतिहास ने भी ऐसे ही गद्दार नेता देखे हैं जिनका असर आम लोगों के सिर चढ़कर बोलता है। मोहनदास करमचंद गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना। कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जिन्हें इतिहास कभी नहीं भुला सकता। 16 अगस्त 1946 की एक तारीख हिंदुस्तान की आज़ादी के इतिहास की ऐसी तारीख है जिसने बंटवारे की हकीकत पर मुहर लगा दी। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में अपने स्वार्थ के लिए एक धड़े ने भारत को बांटने का दावा पेश कर दिया था। उनकी मांग थी पश्चिम के पेशावर से लेकर पंजाब के अमृतसर और कोलकाता समेत एक अलग राष्ट्र जो सिर्फ मुसलमानों के लिए बनेगा और जिसका नाम होगा पाकिस्तान। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक देश, एक विधान, एक निशाना और एक संविधान का नारा पूरे देश में गूंज रहा था, लेकिन मुस्लिम लीग की डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा ने पूरे देश को आग से खेलने पर मजबूर कर दिया था। जिन्ना ने कहा कि अगर समय पर बंगाल का सही फैसला नहीं मिला तो हमें अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। भारत से हमें कोई लेना देना नहीं, हमें तो पाकिस्तान चाहिए, स्वाधीन पाकिस्तान, चाहे भारत को स्वाधीनता मिले या ना मिले। गोली और बम की आवाज़ से कांप उठी थी भारत माँ की धरती। पूर्वी बंगाल का नोआखाली जिला मुस्लिम बहुल, इस जिले में हिंदुओं का व्यापक कत्लेआम हुआ था। कोलकाता में 72 घंटे भीतर 6000 से अधिक लोग मारे गए थे, 20,000 से अधिक घायल हो गए थे, 1 लाख से अधिक बेघर हो गए थे। इसे ग्रेट कलकत्ता किलिंग भी कहा जाता है। 2 जून 1947 नॉर्थ कोर्ट नई दिल्ली। जब मीटिंग के बाद जब जिन्ना उठे तो मेज पर सादा कागज छोड़ गए। उस कागज पर रॉकेट, टेनिस रैकेट, उठते हुए गुब्बारों की तस्वीर के साथ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था गवर्नर जनरल। मतलब साफ था कि जिन्ना को गवर्नर जनरल बनना था, लेकिन भारत का नहीं बल्कि एक नया देश पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बनना था। मीटिंग के बाद जिन्ना मेज पर सादा कागज छोड़ गए थे। वो लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा बुलाई गई थी। बैठक में माउंटबेटन के साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि के तौर पर मोहम्मद अली जिन्ना मौजूद थे। जाहिर था कि 2 जून 1947 की तारीख तक जिन्ना अपने भावी पदनाम के बारे में सोच चुका था। जिन्ना को बखूबी पता था कि गवर्नर जनरल का पद उन्हें हिंदुस्तान में नहीं मिल सकता, इसलिए इस कुर्सी तक पहुंचने के लिए जिन्ना पाकिस्तान बनाने की खूनी जिद पाल चुका था। ये जिद 1937 के प्रांतीय चुनाव में मुस्लिम लीग की करारी हार के बाद बढ़ती गई। इसके लिए एक और तारीख बहुत अहम साबित हुई। 24 मार्च 1946
कि करीब साल भर पहले द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। अब तक कभी ना अस्त होने वाले ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज डूबने लगा था और अंग्रेजी हुकूमत कमज़ोर हो चुकी थी। ऐसे में अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने की जल्दी थी, लेकिन दिक्कत ये थी 200 वर्षों से गुलाम देश को आज़ाद कैसे किया जाए और भारत को सत्ता का हस्ताक्षरण कैसे किया जाए। एक तरफ कांग्रेस थी जिसके नेता महात्मा गांधी थे। गांधी जी के नेतृत्व में आज़ादी की मांग बुलंद हो चुकी थी। गांधी जी भारत का बंटवारा किसी भी कीमत पर नहीं चाहते थे। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग थी जो मुसलमानों के लिए अलग पाकिस्तान की मांग कर रही थी। भारतीयों को सत्ता सौंपने के उद्देश्य से 24 मार्च 1947 को ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन को दिल्ली भेजा। कैबिनेट मिशन ने कांग्रेस और लीग नेताओं से चर्चा शुरू की। उस समय समूचे हिंदुस्तान में कांग्रेस का दबदबा था। महात्मा गांधी सबसे बड़े लीडर थे, जिनके सहयोगी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल कलाम जैसे नेता। दूसरी तरफ मुस्लिम आबादी पर मुस्लिम लीग की बेशुमार पकड़ थी। मोहम्मद अली जिन्ना इसके सुप्रीम नेता था। 1940 के दशक में जिन्ना ने बहुत ही चालाकी के साथ अपना राजनीतिक भविष्य तैयार किया। उसे पता था कि कांग्रेस में उनका भविष्य नहीं है, क्योंकि मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक राजनीतिक तो गांधी जी कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसी सूरत में जिन्ना ने मजहबी एजेंडे में मजबूती से थामा। कांग्रेस और जिन्ना की बढ़ती दूरी को समझने के लिए जनवरी 1946 के प्रांतीय चुनाव के नतीजों को समझने की ज़रूरत है। बंगाल, पंजाब और सिंध के मुस्लिम बहुल इलाकों में मुस्लिम लीग को बहुत कामयाबी मिली। इसके अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश यानी संयुक्त मध्य प्रांत, उड़ीसा जैसी मुस्लिम बहुल सीटों पर मुस्लिम लीग कांग्रेस के मुकाबले 20 साबित हुई। इस चुनाव ने तय कर दिया था कि पाकिस्तान बनना बस अब वक्त की बात है। इस चुनाव के बाद ये भी तय हो गया कि मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान से कम पर तैयारी नहीं होंगे। फिर भी कैबिनेट मिशन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों से सलाह मशवरा किया। कोई रास्ता नहीं निकला, क्योंकि कांग्रेस बंटवारे के लिए तैयार नहीं थी और जिन्ना को विभाजन से कम कुछ भी मंजूर नहीं था। लिहाजा मिशन ने एक तरफा घोषणा कर दी, जिसके तहत केंद्र में एक अंतरिम सरकार के अलावा प्रांतों की अलग अलग सरकारें होती। इसके अलावा संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का प्रस्ताव किया गया। शुरुआत में जिन्ना ने कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए अंतरिम सरकार में शामिल भी हो गए, लेकिन कुछ दिनों के भीतर ही पूरा खेल बदल गया। जब देश में दंगे फसाद हो रहे थे, उस वक्त भी जिन्ना को अपने सिगार की फिक्र थी। इसी बीच देश के हालात बिगड़ने लगे। कहीं हड़तालें होने लगीं तो कहीं दंगे फसाद की नौबत आ गई। हरियाणा के रेवाड़ी से 70 हिंदुओं का अपहरण कर लिया गया। भारत के नेता इन स्थितियों को लेकर चिंता में थे, लेकिन उस समय पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना को सिर्फ अपने सिगार की फिक्र थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने देहरादून के किसी यूनुस को चिट्ठी लिखी और पूछा कि उनके सिगार के डिब्बे कहाँ हैं। मतलब साफ है कि जब भारत बंटवारे की आग से जल रहा था, तो उस वक्त जिन्ना को अपने लग्जरी लाइफ और शौक की बड़ी चिंता थी। वो अपने खोए सिगार को लेकर चिंतित थे। स्टेनली बॉलपर्ट ने जिन्ना की जीवनी जिन्ना ऑफ पाकिस्तान के अनुसार माउंटबेटन को गांधी जी ने जिन्ना को सरकार गठित करने का पहला मौका देने की बात कही। बीबीसी में किताब के हवाले से प्रकाशित किए गए संदर्भ के अनुसार गांधी ने माउंटबेटन के सामने जिन्ना को सरकार गठित करने का पहला मौके दिए जाने की बात कही। अगर वह ये प्रस्ताव स्वीकार कर लेते तो कांग्रेस ईमानदारी से खुलकर उनसे सहयोग की गारंटी दे बरसते जिन्ना की मंत्रिपरिषद भारतीय जनता के हित में काम करे। माउंटबेटन इस प्रस्ताव को देखकर चौंक गए। माउंटबेटन ने गांधी से पूछा, इस पेशकश पर जिन्ना क्या कहेगा। गांधी का जवाब था कि अगर आप उन्हें बताएंगे कि ये फार्मूला मैंने तैयार किया है। बहरहाल गांधी की ये पेशकश जिन्ना को कभी बताई ही नहीं गई। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि माउंटबेटन ने इस मसले पर नेहरू से बात जरूर की थी, लेकिन नेहरू की प्रतिक्रिया इसको लेकर पूरी तरह नकारात्मक थी। स्टेनली बॉलपर्ट की किताब के अनुसार नेहरू को ये जानकर बड़ी ठेस लगी कि उनके महात्मा
उनकी जगह कायदे आजम को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं। गांधी जिन्ना को अच्छी तरह से समझते थे। वो जानते थे कि इस तरह का प्रस्ताव जिन्ना के अहम को कितना मीठा स्पर्श दे सकता है। लेकिन नेहरू ने माउंटबेटन से कहा कि यह सुझाव एकदम अव्यावहारिक है। लाशों के ढेर पर मुल्क का बंटवारा और पाकिस्तान के कायदे आजम बनने की सनक पाले जिन्ना का एक राज अगर दुनिया को पता चल जाता तो पाकिस्तान के बंटवारे की घटना से बचा जा सकता था। जिन्ना की बेटी तक को उनकी मौत के बारे में बाद में पता चला। पाकिस्तान का निर्माण उनका सपना था, लेकिन वे अपने सपनों के पाकिस्तान में सिर्फ 13 महीने ही रह सके। फ्रांसीसी पत्रकार डोमिनिक लापियर और अमेरिकी लेखक लैरी कॉलिंस ने अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखा है, जिन्ना जानता था कि यदि उनके हिंदू दुश्मन को पता चल गया कि वे मरने वाले हैं तो उनका पूरा राजनीतिक दृष्टिकोण बदल जाएगा। वे उनके कब्र में पहुंचने का इंतजार करेंगे और फिर मुस्लिम लीग के नेतृत्व में नीचे के ज़्यादा नरम नेताओं के साथ समझौता करके उनके सपनों की धज्जियां उड़ा देंगे। यदि अप्रैल 1947 में लुई माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी को बहुत ही असाधारण ढंग से जिन्ना द्वारा छुपाकर रखें इस रहस्य का पता होता तो विभाजन का खतरा टाला जा सकता था। पिछले 50 सालों से लगातार सिगरेट और सिगार पी रहे जिन्ना की खांसी बहुत बढ़ गई। वो बुखार के साथ कमजोरी अनुभव कर रहा था। उसने ये बात सबसे छिपा रखी थी। हालांकि उस समय तक उसे भी नहीं पता था कि वो एक बीमारी का शिकार हो चुका है, जिसके बाद उसके जीवन में बहुत कम समय रह गया था। parsi-news.net का कहना है कि जिन्ना जब बहन फातिमा के साथ मुंबई में डॉक्टर के क्लिनिक पर पहुंचा तो डॉक्टर ने उसे जांचा परखा। उसे अंदाज होने लगा कि जिन्ना टीबी बीमारी का शिकार हो चुका है। ये बीमारी ऐसी स्टेज पर पहुंच चुकी थी कि उसे ठीक करना मुश्किल हो गया। पुष्टि के लिए एक्सरे की जरूरत थी। एक्सरे करवाने के बाद इसमें साफ दिख रहा था कि उसे टर्मिनल ट्यूबरकुलोसिस है। ये जिस स्टेज में है उसमें वो 1-2 साल से ज़्यादा नहीं जिएगा। एक्सरे की ये फिल्म एक लिफाफे में बंद थी जिस पर किसी का नाम नहीं लिखा था। 11 अगस्त 1948 को जिन्ना का निधन हुआ। जब बंगाल के राज्यपाल कैलाशनाथ काटजू ने पूछा कि क्या जिन्ना के सम्मान में भारत के झंडे आधे झुक जाने चाहिए, तो सरदार पटेल ने बहुत रूखेपन से जवाब दिया, क्या वह आपके रिश्तेदार लगते हैं? देश के इतिहास में 14 अगस्त की तारीख आंसुओं से लिखी गई। यही वह दिन था जब देश का विभाजन हुआ और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत को एक पृथक राष्ट्र घोषित कर दिया गया। इस विभाजन में न केवल भारतीय उपमहाद्वीप के 2 टुकड़े किए गए, बल्कि बंगाल का भी विभाजन किया गया और बंगाल के पूर्वी हिस्से को भारत से अलग कर पूर्वी पाकिस्तान बना दिया गया, जो 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश बना। कहने को तो यह एक देश का बंटवारा था, लेकिन दरअसल यह दलों का, परिवारों का, रिश्तों का और भावनाओं का बंटवारा था। भारत माँ के सीने पर बंटवारे का यह जख्म सदियों तक रिश्ता रहेगा और आने वाली नस्लें तारीख के इस सबसे दर्दनाक और रक्त रंजित दिन की टीस महसूस करती रहेगी। अगर आपको मेरी ये प्रस्तुति पसंद आती है तो प्रस्तुति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियोस आपको टाइम पर मिलते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।